गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार झा एक बार फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। यह है परीक्षा विशेषांक सीरीज़ का भाग 3 यानी कि राष्ट्रीय आय के का भाग 3। इसके अंतर्गत आज हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से जानेंगे आय विधि के अनुसार निवल घरेलू उत्पाद के घटकों का संक्षिप्त सार। देखिए, आय विधि के अनुसार निवल घरेलू उत्पाद में कौन कौन से घटक होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 होते हैं। तो पहला क्या है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा है आपका प्रचालन अधिशेष और तीसरा है आपका स्वयं नियोजितों की मिश्रित आय। तो इसके बारे में जानिए। कर्मचारियों की पारिश्रमिक 2 प्रकार से आती है। पहला है वेतन तथा मजदूरी, यानी कि ये नगद हो सकता है या अन्य प्रकार से भी इसके ये दी जाती है। और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों या नियोक्ताओं का अंशदान। उसके बाद है आपका प्रचालन अधिशेष। प्रचालन अधिशेष में मुख्य रूप से 5 चीज़ें जोड़ी जाती है: किराया, लगान प्लस रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ। ये इसके भी 2 भाग हैं। पहला है धन तथा संपत्ति से प्राप्त आय। ये 4 प्रकार से प्राप्त होती है। पहला है किराया, दूसरा है लगान, तीसरा है रॉयल्टी और चौथा है ब्याज। और उसके बाद उद्यम वृत्ति से प्राप्त आय जो होती है वो लाभ के रूप में होती है। लाभ 3 प्रकार से प्राप्त होता है। निगम लाभ कर होता है, जिसको निगम कर भी हम लोग कहते हैं, यानी कॉरपोरेट टैक्स जिसको कहते हैं। निगमों के अवितरित लाभ या बचत और लाभांश। उसके बाद आगे देखिए, व्यय विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के घटक जो होते हैं उसके बारे में, तो वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निजी अंतिम उपयोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, और तीसरा है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, चौथा है शुद्ध निर्यात। अब सकल घरेलू पूंजी निर्माण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं: सकल सार्वजनिक निवेश, सकल आवासीय निर्माण निवेश, सकल व्यावसायिक निवेश और इन्वेंट्री निवेश। ये मुख्य रूप से ये होता है। उसके बाद देखिए उत्पाद विधि। उत्पाद विधि के आधार पर बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद के घटकों का संक्षिप्त सार क्या है? उत्पादन का मूल्य। पहला होता है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, या बाजार कीमत गुना बेची गई मात्रा प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन का मतलब होता है अंतिम स्टॉक आपके पास लास्ट में, यानी कि साल के खत्म होने पे जो स्टॉक है उसमें से, जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास 20 मशीनें हैं और शुरुआत में आपके पास 15 मशीनें थी, तो स्टॉक में परिवर्तन कितना हुआ? 20 माइनस 15 यानी कि 5। अब देखिए, जो राष्ट्रीय आय नापने की तीनों विधियां हैं उसके लिए कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ती हैं। तो वो सावधानियां क्या क्या है? तो मूल्य वर्धित विधि में कौन कौन सी सावधानी देनी है? तो दोहरी गणना का आपको त्याग करना है। वस्तुओं के पुनः विक्रय को सम्मिलित नहीं करते हैं इसमें। तीसरा है स्व उपयोग के लिए उत्पादित वस्तु को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आय विधि में जो सावधानियां आपको रखनी होती है वो ये है कि हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते हैं, पूंजीगत लाभ को सम्मिलित नहीं करते हैं और स्व उपयोग उत्पादित वस्तुओं से उत्पन्न आय को सम्मिलित करते हैं, और उत्पादकर्ता द्वारा प्रस्तुत मुफ्त सेवाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, व्यय विधि में क्या क्या सावधानी रखी जाती है? तो मध्यवर्ती व्यय को सम्मिलित नहीं करते हैं। पुनः विक्रय वस्तुओं के, यानी कि फिर से जो बेची जाने वाली वस्तुएं हैं उसको उस रूप में शामिल नहीं करते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों पर व्यय सम्मिलित नहीं किया जाता है और हस्तांतरण भुगतान का त्याग कर दिया जाता है। अब जीडीपी का स्वरूप 2 प्रकार का होता है। देखिए, जीडीपी का स्वरूप यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट
का स्वरूप दो प्रकार का होता है। पहला होता है वास्तविक जीडीपी। एक अर्थव्यवस्था एक घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन आधार वर्ष की कीमतों यानी कि स्थिर कीमतों पर किया जाता है। तो अब आधार वर्ष इस समय क्या है, 2011-12 को आधार वर्ष माना जाता है, किया जाता है। तो उसे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसे स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। यह केवल उत्पादन मात्रा में परिवर्तन के कारण परिवर्तित होता है। इसे आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। और दूसरी जो है वह है मौद्रिक जीडीपी। एक अर्थव्यवस्था एक घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि में यानी कि एक वर्ष के समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का यदि मूल्यांकन चालू वर्ष की कीमतों यानी कि चालू कीमतों जो अभी करंट प्राइस है उस पर किया जाता है, तो उसे मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। इसे चालू कीमतों पर जीडीपी भी कहते हैं। यह उत्पादन मात्रा तथा कीमत स्तर दोनों में परिवर्तन से प्रभावित होता है। इसे आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है। देखिए, वास्तविक जीडीपी को ही आर्थिक विकास का सूचक मानते हैं और मौद्रिक जीडीपी को मतलब मौद्रिक जीडीपी को आर्थिक विकास का सूचक नहीं माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, मौद्रिक जीडीपी का वास्तविक जीडीपी में रूपांतरण यानी कि उसका रूप कैसे बदलते हैं। तो वास्तविक जीडीपी बराबर होता है मौद्रिक जीडीपी बटे में कीमत सूचकांक गुना 100। चूंकि कीमत सूचकांक चालू कीमत अनुमानों को घटाकर स्थिर कीमत अनुमान के रूप में लाने हेतु एक अपस्पायक की भूमिका। अपस्पायक होता क्या है कि जैसे कि आप किसी के यहाँ जाते हो और उसका काम बना देते हो तो उसी को अपस्पायक कहा जाता है। तो अपस्पायक की भूमिका अदा करता है, इसलिए इसे सकल घरेलू उत्पाद अपस्पायक कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण। सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध होता है। उच्चतर जीडीपी का अर्थ है वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिक उत्पादन का होना। इसका तात्पर्य है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिक उपलब्धता, परंतु इसका अर्थ यह निकालना कि लोगों का कल्याण पहले से अच्छा है आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में उच्चतर जीडीपी का तात्पर्य लोगों के कल्याण में वृद्धि का होना आवश्यक नहीं है। मतलब क्या हुआ कि सामान्यतः सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी कि जीडीपी और कल्याण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हाई जीडीपी है तो इसका मतलब है वस्तु और सेवाओं के अधिक उत्पादन का होना। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तुओं और सेवाओं की अधिक उपलब्धता। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं आप लगा सकते कल्याण भी पहले से अधिक हो रही है, यानी कि जीडीपी का स्तर अगर बढ़ रहा है तो कल्याण भी ज़्यादा हो, अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। अब कल्याण होता क्या है, तो इसका तात्पर्य लोगों के भौतिक सुख सुविधाओं से है, यानी कि जो हम लोग को सुख सुविधाएं मिलती हैं उससे है, या अनेक आर्थिक और गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, उपभोग, गैर आर्थिक कारक। तो गैर आर्थिक कारक जैसे पर्यावरण, प्रदूषण, कानून व्यवस्था, सामाजिक अशांति, क्योंकि इससे आर्थिक कुछ भी उपार्जन नहीं होता है, इसलिए आर्थिक गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। वह कल्याण जो आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे आर्थिक कल्याण, तथा जो आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे आर्थिक कल्याण, तथा जो गैर आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है उसे गैर आर्थिक कल्याण कहा जाता है। दोनों के योग को सामाजिक कल्याण कहा जाता है, यानी कि सामाजिक कल्याण बराबर होगा आर्थिक कल्याण प्लस गैर आर्थिक कल्याण। इसके अगर निष्कर्ष हम देखें, दोनों में अर्थात जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु यह संबंध निम्नलिखित कारणों से अपूर्ण एवं अधूरा है, यानी कि पूरा नहीं है, यह अधूरा है। जीडीपी को आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में सीमाएं निम्न है, यानी कि इसकी सीमाएं हैं।
पहली क्या है, बाह्यताएं। इससे तात्पर्य व्यक्ति या फर्म द्वारा की गई उन क्रियाओं से है जिनका बुरा या अच्छा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। बाह्यताएं मतलब क्या, जिसका प्रभाव अच्छा या बुरा दूसरों पर पड़ता है लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के लिए कारखानों का धुआं, ये नकारात्मक बाह्यताएं हैं, यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। फ्लाईओवर का निर्माण, ये सकारात्मक बाह्यताएं हैं, इससे क्या होता है कि यातायात की सुविधाएं अच्छी होती है। उसके बाद जीडीपी की संरचना। यदि जीडीपी में वृद्धि युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि का कारण है तो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। अगर मान लो कि आप मिसाइल बना रहे हो या फिर और भी हथियार औजार वगैरह बना रहे हो तो उससे क्या होगा कि कल्याण की चीज़ें तो नहीं बनी, इसलिए यहाँ पे क्या होगी कि कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। जीडीपी का वितरण, जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। यदि आय का असमान वितरण है, यानी कि अमीर अधिक अमीर हो जाएंगे और गरीब अधिक गरीब हो जाएंगे। अगर यानी कि आय का वितरण असमान है तो उसमें क्या होगा कि अमीर जिसके पास पैसा ऑलरेडी है तो उनके पास पैसा और बढ़ जाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो और ज़्यादा नीचे हो जाएगा। जैसा कि अभी कोविड के मामले में ऐसा देख सकते हैं कि जिनके पास पूंजी थी उन्होंने और कई तरह के काम में पैसे लगाया और आज भी उनके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, और जो छोटी पूंजी वाले थे लोग उनके ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ चुका है। आगे देखते हैं गैर मुद्रिक लेन देन। गैर मौद्रिक दिया हुआ है यहाँ पे, गैर मौद्रिक लेन देन। जीडीपी में कल्याण को बढ़ाने वाले गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता। तो ये तो था इस चैप्टर का के कुछ मुख्य बिंदु, और अगले भाग में हम लोग बात करेंगे परीक्षा उपयोगी, यानी कि परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्नावली की, जिसके अंतर्गत हम अति लघु उत्तर वाले प्रश्न यानी कि 1 अंक वाले प्रश्न और उनके उत्तर की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।